दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर वेलकम है। दोस्तों कहा जाता है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। ये बातें सामने बैठे हुए जो सर हैं उन पर फिट बैठती है। आप हैं अजय सर, जिनका चयन 67 बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे हुआ था और इस साल सिविल सेवा परीक्षा 2023 में इनको 290 रैंक मिला है। तो आज हम सर से जानेंगे उनकी सफलता का राज, उनके संघर्षों की कहानी और इससे हम लोग प्रेरित होंगे। तो सर बताइए, जब रिजल्ट आया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? एक्चुअली जब रिजल्ट आया तो हम मेस में बैठ के खाना खाने वाले थे और 1:18 में कुछ ऐसा रिजल्ट आया था। हम खुद का रोल नंबर एंटर किए और लिस्ट में नाम था और इसके बाद हम चिल्लाना स्टार्ट करते पूरे मेस में कि हम आईएएस बन गए। मतलब कि वो बहुत ही क्या बोले, इमोशनल पल था जब आप जिस एग्जाम के लिए 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं और फाइनली आपको रिजल्ट में सिलेक्शन दिखता है कि हाँ मेरा नाम आ गया उस होली पीडीएफ में। तो एक बहुत ही अच्छा क्षण था वो। मतलब कि कुछ उसको बयां करना बहुत डिफिकल्ट है इमोशन से। तो उस क्षण सर आप मतलब पूरा एकदम न्यूट्रल हो गए होंगे या पहले फोन किए, कैसे किससे बात किए? एक्चुअली जब रिजल्ट आया तो लगभग 2-3 मिनट के लिए हम खुद को ये महसूस किए कि मतलब कि भरोसा दिलाया कि नहीं ये मेरा ही रोल नंबर है, ये मेरा ही नाम है। 2-3 बार उसको चेक किए, रोल नंबर को वेरीफाई किए। उसके बाद हमारे जो आसपास में बैठे हुए थे उनको हम बोले आस्ते आस्ते कि हाँ मेरा हो गया सिलेक्शन। फिर हम दौड़ के बाहर निकले मेस के, घर पे कॉल किए, पापा को बताया क्योंकि पापा को पता नहीं था कि हम यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा, हम उनको बताए नहीं इतना थे। सीक्रेट सर? हाँ सर, तो हम उनको बताए नहीं थे क्योंकि कभी कभी ये डर होता है कि बातें फैलने लगती हैं, फिर जो आपके चाहने वाले हैं वो आपके लिए प्रे करेंगे, लेकिन आपको जो ना चाहते हैं वो आपके लिए कुछ बुरा ही सोचेंगे। इसीलिए बेटर होता है कि आपकी जो तैयारी है वो शांत होनी चाहिए, आपका सक्सेस बोलना चाहिए। तो कुछ यही रहा। फिर दीदी को फोन किए, उसके बाद से तो इतना कॉल आने लगा कि हाँ मोबाइल ही बंद कर दिया। कुछ ऐसा हुआ। अच्छा सर, अगर हम आपके जर्नी की बात करें तो आप कब ये यूपीएससी की जर्नी शुरू किए थे सर, और मतलब कितना अटेम्प्ट लगा, कितना वक्त लगा, आपका संघर्ष मतलब कैसा रहा, इसके बारे में सर? यदि हम स्टार्टिंग करें तो हम कॉलेज कंप्लीट किए थे 2016 में। अच्छा। और मई में हम दिल्ली निकले एग्जाम की तैयारी के लिए 2016। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज 15 या 16 मई हो रहा था। उस समय भी डेट याद है। हम दुर्गापुर से ट्रेन पकड़ के दिल्ली के लिए निकले। और फिर आपको पता होगा जो इंग्लिश मीडियम होते हैं उनकी तैयारी ओल्ड राजेंद्र नगर में होती है, तब वहीं गए। फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ तैयारी का, क्लास किए, ऑप्शनल का क्लास किए, फिर अगले साल पीटी दिए 2017 में। पीटी क्लियर हुआ बट मेंस क्लियर नहीं हुआ। और ये रिपीटेशन सेम चलता रहा 18, 19, 20 में जब कोविड का टाइम था तो नसीब थोड़ा ठीक था, पीटी भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ और हम इंटरव्यू में गए। बट लक फैक्टर नहीं आया साथ में और इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ और हम फेल हो गए। तो फिर इसके बाद हम 22 का पीटी दिए। दुर्भाग्य ये था कि पीटी ही क्लियर नहीं हुआ पहली बार लाइफ में। और उसका पहला मुख्य कारण था सीसैट। हम थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर में आ गए, एंजाइटी ज्यादा हाई था और क्लियर नहीं हुआ क्योंकि एग्जाम जस्ट रिजल्ट के 15 दिन बाद था। फिर आया 22 का पेपर, फिर हम सीसैट क्लियर नहीं हुआ, पीटी क्लियर नहीं हुआ। तब तो पूरा ही डीमोटिवेटेड हो गए थे, कोई भी होप नहीं बचा था कि नहीं अब कुछ करना है। फिर जो हमारे वेल विशर्स हैं, दीदी हैं, पापा हैं, सबसे बात किए और उनसे मोटिवेशन मिला कि और एक कदम दे दे। और उसी समय जब पीटी क्लियर नहीं हुआ तो बीपीएससी का एग्जाम भी लीक हो गया था और जो पेपर लीक हुआ था वो हम दिए नहीं थे। अच्छा। बट हम फॉर्म भरे हुए थे। अच्छा। तो सितंबर में पीटी का एग्जाम हुआ बीपीएससी वाला, वो भी क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ और 6-7 क्लियर हो गया जिसमें हमको आरओ का पद मिला। तो फिर जब हम 23 का पेपर लिख रहे थे तो काफी कॉन्फिडेंस था और उसमें पीटी क्लियर हुआ, मेंस भी काफी अच्छा गया पिछले टाइम की तुलना में और इंटरव्यू क्लियर हुआ और फाइनली हमारा सिलेक्शन हो गया। 290 रैंक आया एंड प्रोबेबली जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है जिसको हम इंग्लिश में आईएएस कहते हैं वो मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसे आप बहुत लंबा जर्नी रहा आपका, 16 से 23-24 तक का जर्नी रहा। 8 साल का जर्नी रहा। तो आप जैसे कि बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग से पढ़ते हैं, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं उनके लिए भी और जो जैसे कहीं जॉब करते हैं या बीपीएससी में सिलेक्टेड है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी आप
कैसे मतलब इसको लेते हैं कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, या दोनों का स्ट्रेटजी कैसे कैसे हो? जैसे कि यदि हम 2016 की बात करें, तब क्या था कि ऑनलाइन बहुत कम आया हुआ था। मतलब कि दिसंबर 2016 के बाद ही जब जियो फ्री में नेट दिया तो इतना यूट्यूब का कल्चर स्टार्ट हुआ, डिजिटल माध्यम आया। हम जब स्टार्ट किए थे तो उतना डिजिटल नहीं था भी, तो बहुत कॉस्टली था। तो हम ऑफलाइन क्लास लिए थे। अच्छा। क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल था, हम दिल्ली में जाके उतना पैसा खर्चा करके पढ़ सकते थे। अभी के टाइम हम ये कहेंगे, जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर जो बिहार से हैं, गांव में रहते हैं, बट डिजिटल उनको नेट का एक्सेस है, वो क्या कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस आते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो कि अच्छे हो, जैसे कि आपका नेक्स्ट आईएएस का है, वाजीराम का है, या फोरम का है, जो कि क्वालिटी वाले होते हैं। जो बिलो क्वालिटी होंगे उनको ज्वाइन करना आपका टाइम और पैसा दोनों का बर्बादी होगा। और जहां तक कॉस्ट की बात है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सस्ते दरों पे मिल जाते हैं, आप इतना सोचिए मत, वहां से ले लीजिए। दो ये कहे तो अनइथिकल है, लेकिन पॉकेट सेविंग है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें जो सर्विस में है फिलहाल, तो जनरली ये होता है कि डिपेंड करता है कि आपका सर्विस कितना हेक्टिक है। यदि मान लीजिए कि आपका ड्यूटी रात को 8-9 बजे तक चलता है, तो बेटर होगा कि आप सुबह पढ़ लीजिए। सुबह उठ के 4 से 9 तक यदि 5 घंटा भी दे पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलता है, तब वहां उसमें 14 घंटा 15 घंटा यूटिलाइज कीजिए। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, क्योंकि यदि अभी ही देखें तो जो हमारी रैंक 6 है, एक मैडम है जो पहले आरबीआई में काम करती थी, तो वो भी ऑफिस टाइम के साथ पढ़ के ही निकाली हैं। और मान लीजिए कि कोई पहले से सरकारी नौकरी में है, से मान लीजिए कि ग्रुप ए सर्विस में है, एसडीसी हो गए या आरओ हो गए या आरडीओ हो गए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यूपीएससी का बहुत बड़ा पार्ट पढ़ा होगा या एग्जाम दिया भी होगा। तो उनसे यही निवेदन होगा कि आप जो आपका फ्री टाइम होता है वहां से टाइम निकाल के पढ़िए और एग्जाम लिखिए, क्योंकि आपके पास अटेम्प्ट है तो जरूरी लिखिए, क्योंकि कब ये हो सकता है कि भगवान आज नाराज है, कल आप खुश होकर आपको रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो प्रयास करते रहिए। अच्छा सर, आप संघर्ष के दौरान अगर मान लीजिए कभी असफलता भी हाथ लगी, आज सफल हुए, तो आप पिछले बार जो आपने अटेम्प्ट दिया और इस बार जो अटेम्प्ट दिया, वो मूल डिफरेंस क्या है जिसके कारण आपको मतलब इस बार लग रहा है कि हम सफल हो पाए? अभी देखिए, हम लगभग हर स्टेज पे फेल हुए हैं। तो जहां तक हम प्रीलिम्स की बात करें, तो मेरा उसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट हुआ करता था जीएस। आज तक हम 7 अटेम्प्ट दिए हैं और कभी मेरा 100 से नीचे नंबर नहीं आया है। अभी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ 75 तक आ गया है, और प्रोबेबली मेरा इस बार यदि अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है, क्योंकि हम फॉरेस्ट का भी दिए हुए थे, तो मेरा लगभग 112-114 नंबर आ रहे थे। सबसे वीकेस्ट पॉइंट मेरा प्रीलिम्स में था सीसैट, उसमें हम लगभग 2 बार फेल हुए हैं। तो मेरा इसमें जो मेजर इंप्रूवमेंट था कि हम रट्टाफिकेशन नहीं किए थे सीसैट, जो पहले 2 अटेम्प्ट में कर रहे थे। फॉर्मूला मगअप करना, सम्स के टाइप को मगअप करना, ये नहीं करना है जो अभी का पैटर्न है। एक बहुत अच्छी किताब आती है अरुण शर्मा की, वो कैट की बुक है। आपको लगेगा कि हाँ कैट है, बहुत टफ है, बट ऐसा है नहीं। उसमें बहुत लेयर्स बने हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 2 तक के जितने भी सम्स हैं और एग्जाम्पल्स, उनको बहुत ही थॉरली समझिए, उसको सॉल्व कीजिए। खासकर कुछ चैप्टर्स जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, एंड नंबर सिस्टम्स, इन तीनों से ही सब यूपीएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इनको बहुत थॉरली कीजिए, सीसेट में पास हो जाइएगा। जहां तक मेंस की बात है, तो मेंस में हमारा मेजर फोकस जो 4 मुख्य पेपर थे जिसमें हमें कम नंबर आए थे पिछली बारी, जैसे कि ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, और आपका ऑप्शनल हो गया, इसमें मैंने बहुत ही मेहनत किया था। और यदि हम कहें तो मेरा जो ऐसे और एथिक्स का है, क्यूमुलेटिवली मेरा नंबर लगभग 65 नंबर बढ़ा है पहले की तुलना में। और ऐसे में लगभग यदि हम ऑप्शनल की बात करें तो मेरा 30 नंबर बढ़ा है। तो यदि हम इनको ऐड कर दे तो 90 नंबर का इंप्रूवमेंट है, जो कि सफिशिएंट है हमको सिलेक्शन ना से एक आईएएस बनाने में। मेरा और इंटरव्यू में भी लगभग 13 नंबर बढ़ा हुआ है इन टोटल, मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट। हाँ, ओवरऑल सभी पेपर में मेरा नंबर बढ़ा है, किसी में घटा नहीं। अच्छा, यदि हम देखें जैसे यूपीएससी का बहुत बड़ा सिलेबस है, हाँ, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो उसको मतलब टैकल करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया कि मतलब नोट्स बनाया, आंसर राइटिंग की है, या फिर जैसे करंट में भी बोला जाता है कि मतलब कुछ पता ही नहीं, हर सब्जेक्ट का करंट अलग अलग, तो आप मतलब ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाए होंगे, तो इस पर सर मतलब क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? यदि हम सिलेबस को देखें तो आपको लगता है कि वह बहुत बड़ा है, लेकिन यदि उसको सिस्टमेटिकली बैठ के पढ़ा जाए, रोज कम से कम 7 से 8 घंटे, यदि आप काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो 5 घंटा दीजिए, लेकिन जो
आपका ऑफ डे होता है उसमें उसको एवरेज को 7-8 घंटा कीजिए। सिलेबस को देखते हैं तो बड़ा लगेगा, लेकिन उसको यदि हम आस्ते से पढ़ते हैं तो वो आराम से टाइम से खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो हम एनसीईआरटीज और जो जीसी लॉन्ग की बुक है हम उससे इतर कुछ भी नहीं पढ़े थे, और लगभग और पीवाईक्यूज इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे ही करना है, जो भी 1-2 स्टैंडर्ड बुक है उन्हीं को फॉलो करना है, और पास्ट ईयर के जो जितने भी मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको हर क्वेश्चंस को लिख के पढ़िए या उनको बुलेट पॉइंट बनाइए, लेकिन सबके आंसर आपके नोटबुक में होने चाहिए विथ डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल, केस स्टडीज। इनको एक शॉर्ट मॉडल में कहते हैं कि KEDC मॉडल, जिसमें आपके पास कीवर्ड होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए और अच्छे केस स्टडीज होने चाहिए। और यदि इकोनॉमिक्स, जैसे कि हर पेपर का एक अलग अलग पहलू होता है, जैसे कि मान के इकोनॉमिक्स में है, अब GS3 के आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास एक अच्छा पाई ग्राफ, एक चार्ट होना चाहिए इकोनॉमिक डेटा दिखाने के लिए, एक डायग्राम होना चाहिए, जस्ट टू शो द इकोनॉमिस्ट कि हाँ हमको एक बेसिक फंडा पता है इस पेपर का। और वहीं यदि हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपके पास जो वर्ल्ड मैप हो गया या इंडिया का मैप हो गया या विजिटेशन का मैप हो गया, वो फिंगर टिप पे होना चाहिए कि हम एटलीस्ट 30 सेकेंड्स में एक सारा डायग्राम बना के रख दे पेपर में, मेंस वाले में। तो ये सब हम इंप्रूव किए पहले की तुलना में। चाहे रिपोर्ट्स का GS2 में यदि हम बात करें तो लीगल लॉज हो गया या रिपोर्ट्स हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का रिकमेंडेशंस हो गया, इनको हम बहुत अच्छे से फिंगर टिप पे रखे थे कि कोई टॉपिक आता है तो हम उसको बहुत अच्छे से कर सके। तो यही इंप्रूवमेंट हम किए पहले की तुलना में। अच्छा सर, आंसर राइटिंग और टेस्ट जैसे BPSC में जब पैटर्न चेंज हो गया सर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और UPSC में तो पहले से ही तो अब जो है आंसर राइटिंग के लिए क्या मतलब स्ट्रेटजी रहेगा, जो मतलब नया पैटर्न है या UPSC का ही पैटर्न है उसमें सर? यदि हम UPSC का पैटर्न देखते हैं या BPSC का नया पैटर्न देखते हैं तो आंसर राइटिंग का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप डेली 2 क्वेश्चन लिखिए, ज्यादा नहीं, हम नहीं बोलेंगे कि 5 या 10 लिखिए, 2 लिखिए, बट डेली लिखिए। और वो भी आप एक सिलेबस देख लीजिए कि आज मेरा मान लीजिए कि हमको एक सप्ताह में हिस्ट्री खत्म करना है, तो हिस्ट्री खत्म करना से आधुनिक भारत का, तो उसके जितने भी PYQs आए हुए हैं उसको एक जगह लिख के रख लीजिए और उसी से 2-2 क्वेश्चन निकालिए और उनको वो पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस के आंसर पहले पढ़ लीजिए फिर लिखिए, या उस टॉपिक पढ़ लीजिए और आंसर को फ्रेम कीजिए, देखिए कि हम कैसा लिख रहे हैं, और उसको उठा के जो उसका स्टैंडर्ड आंसर है जो ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है तो टॉपर्स के कॉपी से उठा के देखिए कि हम कितना सही लिख रहे हैं, वेदर हम वर्ड लिमिट को अधर कर रहे हैं कि नहीं। मेरे पास जो टॉपर जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना, हम इसको चरितार्थ कर रहे हैं कि नहीं आंसर्स में। और हम तीसरा फैक्टर होता है हम टाइम लिमिट, हम वो जो 7 मिनट के अंदर हमको एक 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना होता है UPSC में, या 11 मिनट जिसमें हमको 15 मिनट का 15 मार्क्स का लिखना होता है, हम उसको अधर कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है, तो इसको भी देखना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा, और डेली बेसिस पे। अच्छा सर, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा इशू है, मतलब बहुत लोगों के लिए, तो आप मतलब इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, करंट अफेयर्स पार्ट यदि हम देखते हैं तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है तैयारी में। तो हम जनरली क्या करते थे, हम एक पेपर पढ़ते थे, जैसे कि हम पहले हम हिंदू पढ़ा करते थे, लेकिन हम बाद में इसको इंडियन एक्सप्रेस से स्विच कर गए, और उसका हिंदी में जनसत्ता आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि सब अपना फोकस होना चाहिए, मेजरली जो पहला 2 पेजेस होते हैं, नेशनल वाला, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स वाला, इन पे फोकस होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि इनको पढ़ने के बाद क्या होता है कि एक पेज आता है एडिटोरियल वाला, उसमें भी सब नहीं पढ़ना है, जो अच्छे ऑथर्स हैं, जैसे कि हिंदू की बात करें तो उसमें सुहासिनी हैदर हैं और KV पंत हैं, जो कि IR के इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते हैं, या कुछ नोटेड C राजा मोहन हैं, या नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, नीति आयोग के चेयरमैन हैं। ये जो कोई अच्छे से आर्टिकल लिखते हैं ना, इनको ही पढ़ना होता है। मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, वो क्रिटिसिज्म लिख रही हैं, बेटर है इनको अवॉइड कीजिए, मत पढ़िए, क्योंकि वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस नहीं होता है। और इसके और एक पार्ट होता है पेपर में, एक्सप्लेन पार्ट, जिसको इंडियन एक्सप्रेस में कहते हैं। वो कोई भी न्यूज जो चलता है उसका वो पोस्टमार्टम करते हैं कि ऐसा चीज क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या क्या रिपरकशंस है, इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सारे एक पेज में लिखा होता है। इनको बहुत ही ध्यान से टाइम देके पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया पढ़ने वाला पार्ट। जो मेरा करंट अफेयर्स हुआ करता था, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, एक पढ़ना होता था, एक देखना होता था, एक सुनना होता था। तो देखने का जो पार्ट होता था, एक दीप प्रिंट के एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका एक एपिसोड आता है कट द क्लटर, वो हिंदी में ही होता है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। डेली जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसमें से वो कोई एक उठाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, उनको देखिए और सुनिए। इसके बाद एक पलकी शर्मा उपाध्याय का दी फर्स्ट एक चैनल है, इंग्लिश न्यूज चैनल है, उसपे वो IR के करंट अफेयर्स या नेशनल करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से वो डिस्कस करती हैं, उनको सुना कीजिए। इससे क्या हुआ कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बढ़ेगा।
इसके इतर जो अच्छे स्कॉलर्स है जैसे कि शशि थरूर है, दो वो पॉलिटिशियन है बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा होता है, उनको सुनिए। या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको यदि हम सुनते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज बेस बहुत अच्छा बढ़ता है। तो इनको हम सुना करते थे काफी। तो इसी से हम सोचे कि अपना करंट अफेयर्स फैक्चुअली नहीं बट जो एनालिटिकल पार्ट होता है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव करें। इसका सर मतलब लिखते भी थे करंट अफेयर्स वगैरह? नहीं, हम लिखते नहीं थे क्योंकि उतना टाइम मिल नहीं पाता था इतना करने के बाद। तो हम विजन का जो मंथली करंट अफेयर्स होता था हम उसको ही फॉलो करते थे, चाहे वो पीटी 365 हो या मीन्स 365 हो। इसके अलावा हम कुछ और नहीं उतना करते थे। अच्छा सर, तैयारी के दौरान हाँ। आमतौर पे क्या क्या बहुत मेजर चैलेंज है कैंडिडेट के लिए जो मतलब आपको लगता है कि ये उनकी सफलता में बाधक सिद्ध होते हैं? देखिए, हम लोग जितने भी कैंडिडेट हैं ना सब अलग अलग हैं, सबका अलग अलग डिफिकल्टीज होगा। जैसे कि हम खुद की बात करें तो हमारे लिए हेल्थ इश्यू सबसे बड़ा इशू हुआ करता था। दिल्ली में रहना और वहाँ का मतलब कि बाहर का खाना खाना, पेट बहुत खराब होता था। तो इसको लेके हम बहुत परेशान हुआ करते थे। बट कहते हैं कि जब आपका नंबर आने वाला होता है तो भगवान भी मदद करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ लास्ट अटेम्प्ट में। एक गया की आंटी थी, उन्होंने अपना होटल खोला हुआ था मतलब कि ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो उनसे हमको बहुत ही अच्छा खाना 1 साल मिला जिससे हमारा एक दिन भी पेट खराब नहीं हुआ। दूसरा होता है कि पैसे वाला, जिसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बोलते हैं, वो सबको होगा। जैसे कि हम 7 साल रहे हैं, मतलब कि कितना पैसा खर्चा हुआ हमको ही पता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो दीदी थे या भैया थे, वो कोशिश करते थे कि हमको पैसा का कोई इश्यू ना हो, कहीं से उधार लेना हो, कहीं से डेप्ट पे लेना हो, तभी लेके हमको दिए पढ़ाए। तो आप मेहनत कीजिए, यदि पैसा का कोई इश्यू होता है तो घर वाले मैनेज करते हैं। यदि हमको ऐसा नौबत नहीं आया कि हमको काम करना पड़ा और पढ़ना पड़ा, लेकिन यदि आप में ललक है यूपीएससी क्लियर करने का तो कहीं काम करना भी पड़े ना तो कर लीजिए, बट पढ़िए। और इसके बाद और इश्यू होता है कि 7 अटेम्प्ट देने के बाद बहुत सारा मेंटल एग्जॉशन हुआ, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ। कभी कभी थॉट आता था कि नहीं सुसाइड कर लेते हैं, बट बैक इन द माइंड आप यदि सोचते हैं कि आपके पेरेंट आपको सुसाइड करने तो दिल्ली नहीं भेजे हैं, पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो पढ़िए। जब भी ऐसा गंदा थॉट दिमाग में आए तो उनसे बात कीजिए, वो सब वहीं आप थोड़ा बहुत रो लेंगे और वो सब इमोशंस दिमाग से निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। मोटिवेशन हाँ, सर क्लियर होना चाहिए एकदम। और एक दो बहुत अच्छे फ्रेंड रखिए, चाहे वो आपके भाई बहन हो या दिल्ली में या कहीं आप पढ़ रहे हैं आसपास में, उनको रखिए जो आपको डिफिकल्ट टाइम में ना गाइड करे। जैसे कि मेरे केस में हमारी जो मेंटर थी शताब्दी मजुमदार, जो फिलहाल अभी एक आईएएस ऑफिसर हैं झारखंड काडर में, तो उनका साथ हमेशा रहा, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, वो हमेशा मदद की। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे लिए खड़ी रही, कुछ भी आया तो सपोर्ट की। और ये बोलती रही कि नहीं अजय तू आगे बढ़, तू पास होगा, तू आईएएस बनेगा। और फाइनली रिसेंटली हम उनसे मिलने गए थे, वो हमको पार्टी भी दी जमशेदपुर में, तो उनके चेहरे पे एक हम खुशी देख सकते थे जो कि मेरे सक्सेस के कारण उनको आया था। अच्छा सर, आपको दोनों एग्जाम का अनुभव है? हाँ। बीपीएससी यूपीएससी ऐसे बहुत बिरले ही लोग होते हैं जो निकालते हैं। हाँ। और 67th के बाद पैटर्न भी चेंज हो गया। हाँ। अब एसए का पेपर इंक्लूड हो गया है। हाँ। उसके बाद पीटी में भी निगेटिव इंट्रोड्यूस हो गया। तो सर मतलब हम बारी बारी सर बात करते हैं। अब जो पीटी का एग्जाम हो रहा है जिसमें कट ऑफ अप्रोक्स 90 जा रहा है बीपीएससी में, तो अब आपके हिसाब से मतलब परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जैसे कि बीपीएससी की ही बात करें तो हमको एक बार का ही अनुभव है बीपीएससी का, और उसमें भी मुझे 113 नंबर आया था, जो कि उस समय का कट ऑफ मार्क था जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी से वो 5 नंबर ज्यादा था। उसमें क्या कर सकते हैं, जो कि आपके बेसिक्स बुक्स हैं, जैसे कि हमको पता है कि लूसेंट से क्वेश्चन आते ही हैं, उसके साइंस एंड टेक पर अच्छे से, मतलब कि उसके साइंस एंड टेक बहुत ही अच्छे से रटाफिकेशन कीजिए। हो सके तो हम कहेंगे कि वीडियो देख के रटाफिकेशन कीजिए, ज्यादा देर दिमाग में रहेगा। और हिस्ट्री का तो बहुत अच्छे से। ये करने के बाद आपका फोकस होना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़ ले, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स भी पूछ रहे हैं बीपीएससी में। फिर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, जो आपके बिहार का जो स्पेशल करंट अफेयर्स है, या बिहार का हिस्ट्री है, बिहार का कल्चर है, बिहार के जो मिनरल्स हैं, सेंसस का डेटा है, ये अच्छे से करके रखिए। और हाल ही में देखा गया है कि बीपीएससी का भी जो पैटर्न है यूपीएससी की तरफ झुक रहा है, और वो जाएगा भी इस डायरेक्शन में। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। रटाफिकेशन एक पार्ट होता है, और एक होता है कि हम समझ के उसको रटाफिकेशन करते हैं। तो आप समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। अनटिल अनलेस आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, आपको वो जो सही है सर। और दूसरी बात है कि सोर्स भी अब आपको जो बुक है लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, ये सब भी पढ़ना होगा। उसके बाद सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे एसए के लिए, एसए तो दोनों में है,
और यहाँ नया इंट्रोड्यूस हुआ, ऑप्शनल हटा के एसए लाया गया, तो इसके लिए क्या बेस्ट आइडिया आप देंगे सर? यदि एसए की बात करें तो हम यूपीएससी का ही बताते हैं। हमको इसके पहले अटेम्प्ट में आया था 79 नंबर 250 में, जो कि डिजास्टर था, पूरा रैंक सिलेक्शन सब कट गया। और इस बार हमको आया है 120 नंबर, लगभग 41 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है और 120 मार्क्स अबव एवरेज है इस टाइम अभी का जो यूपीएससी के पैटर्न है, क्योंकि 100 नंबर भी नहीं आ रहे किसी के, बहुतों के। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक तो आपका इंटरप्रिटेशन टॉपिक का बहुत अच्छा होना चाहिए, कि जो कहा है उसी को इंटरप्रेट कीजिए, एक अलग मीनिंग उसका मत उठाइए। दूसरा ये होता है कि हम जनरली क्या करते हैं, पेस्टल अप्रोच यूज करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, ये सब। अभी क्या करना है कि जो कोटेशन वाले फिलोसफिकल एशेज आते हैं उसमें आपको क्वेश्चन मार्क अप्रोच होता है, जैसे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण क्या है, इसको इस पहलू पे सोचना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि इस बार यही एक यूपीएससी का क्वेश्चन था कि विजनरी, जो विजनरी लीडरशिप होता है इज गाइडेड बाय लॉजिक एंड इंट्यूशन, एक ऐसे का टॉपिक था। तो यदि हम इसको ही देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विजनरी का मतलब क्या होता है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, एंड लॉजिक का मतलब क्या होता है, एंड कैसे ये जब चारों एक साथ एसिमुलेट होते हैं तो एक दूसरे को, एक इंडिविजुअल को एक अच्छा लीडर बनाते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज अ विजनरी लीडर, व्हाट इज लॉजिक एंड व्हाट इज इंट्यूशन, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ऐसे करके आप इसको फ्रेम कीजिए एंड एक फ्लो को मेंटेन कीजिए, तो तभी आपको एक बहुत अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा सर, जैसे बहुत लोग स्टार्ट जब करते हैं, हाँ, तो उनको कुछ ऐसे में क्या है, डेप्थ क्या नहीं है, सोर्स है, मटेरियल है, मतलब इसमें भी कंफ्यूजन होता है। इसके लिए क्या करेंगे जो मतलब बेहतर रहेगा? हाँ, जैसे कि हम यूपीएससी की बात करें तो, या बीपीएससी की, जनरली ऐसे का कोई सिलेबस, डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। वो कहते हैं कि ऐसे का जो होता है उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, उसमें फ्लो होना चाहिए, उसमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए, यही यूपीएससी का सिलेबस है। कुछ बीपीएससी का लगभग इसी तरीके पे होगा। तो जनरली वो क्या करते हैं, कोई भी जीएस का टॉपिक वो उठा के दे देते हैं, मतलब कि सिंपल, यदि अभी का टाइम देखें तो फिलोसफिकल टॉपिक होता है, बट उसका इनहेरेंट एक बेसिस होता है, एक थीम होता है जो कि वो जीएस ही उठाते हैं। तो आपका जो जीएस का बेस होना चाहिए, नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, कि आपके पास डेटा, फैक्ट, एनालिसिस पार्ट जो कि मेजर पार्ट होता है ऐसे का, वो होना चाहिए। ये हो गया तो आप एक अच्छा से लिख सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट आईएएस या दृष्टि, इनका ऐसे का मटेरियल होता है, आप उनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आईएएस में हम, सिंस मैंने नेक्स्ट आईएएस को फॉलो किया था, तो वहां पे एक भारद्वाज मैडम थी, तो उन्होंने हिंदी में इंग्लिश, वो पीडीएफ इंग्लिश का था बट वो हिंदी में भी लिखा हुआ था। तो आप वहां से स्टार्ट कैसे करना है, कैसे लाइन एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे आना है एंड फ्लो को मेंटेन करना है, कैसे प्री कंक्लूजन लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखते हैं, उनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। वो भी टॉपिक वाइज, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, या वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या एजुकेशन हो गया, तो इन सबको बहुत अच्छे से उन्होंने एक बुकलेट में कवर किया, वहां से कवर कर सकते हैं। और टॉपर्स जैसे कि रवि सिहाग सर हैं या दीपिका तनवर मैम हैं, जिनको 140 में नंबर आए थे एसएसबी, तो उनको फॉलो कर सकते हैं कि वो कैसे लिख रहे हैं, और उनसे सीखते हैं। और कुछ जो आपके सीनियर्स हैं जिनके अच्छे नंबर आते हैं, उनसे अपना कॉपी वेरीफाई करा लीजिए कि सर देख लीजिए कि हम कॉपी सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, क्या हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट सर क्वेश्चन है कि आप आने वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, चाहे आप बीपीएससी के हों या यूपीएससी के हों, चाहे आप बीपीएससी सिलेक्शन के बाद ऑफिसर्स बन गए हैं, मैसेज यही रहेगा कि पढ़िए, रिवाइज कीजिए और आगे बढ़िए, रुकिए मत, क्योंकि आप रुक जाएंगे तो स्टैग्नेट कर जाएंगे। जीवन में यही कोशिश कीजिए कि जो भी सबसे ऊंची नौकरी है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, हम उसी को अचीव करें, हम कहीं रुके नहीं। मेरा मैसेज यही रहेगा। और बेस्ट ऑफ लक, जो आगे आने वाले हैं अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कीजिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं विपाड में। और आगे सर, अभी हम लोग के साथ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन आईएएस में हो गया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पूरे विपाड की तरफ से सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही मेरी तरफ से जो चैनल पे आए और अपना कीमती राय हम लोगों से शेयर किए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।